ये 9.3 हम रीड करते हैं क्वेश्चन। एनसीईआरटी 9.3 है ये। अ टैंक इज फिल्ड विद अ वाटर टू अ हाइट 12.5 सेंटीमीटर। द apparent depth of a needle lying at the bottom of the tank if measured by a microscope is 9.4 centimeter. What is the refractive index of water if the water is replaced by a liquid of refractive index 1.63 up to the same height? By what distance would the microscope have to be moved to focus on the needle again? तो फर्स्ट में जो टैंक में जहां तक वाटर फिल किया गया है, मतलब जो रियल डेप्थ है वो गिवन है क्वेश्चन में 12.5 सेंटीमीटर और जो अपेरेंट है वो गिवन है 9.4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चन में। हाँ, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, जो नॉर्मली भी हमें पता है 1.33 होता है, सॉल्व करके आ जाएगा। और अच्छी बात तो फॉर्मूला हमारे पास में था, ये जो अपेरेंट डेप्थ का हमने फॉर्मूला सॉल्व किया था वो डी अपेरेंट इक्वल्स टू डी रियल अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स टू रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ, ये हो जाएगा। तो रियल डेप्थ है 12.5 और अपेरेंट डेप्थ है 9.4। इसको जरा डिवाइड करते हैं, कितना आएगा? ऑलमोस्ट 1 तो आ ही रहा है। 1 पॉइंट जरा डिवाइड करो वहां पे फटाफट। 1.63 सर। 1.6 लग नहीं रहा है, 94 है क्योंकि रिमेनिंग बचेगा ही कितना, 31 ही तो बचेगा। तो 310 होगा, 3 टाइम कुछ होगा 1.3 ऑलमोस्ट 33 ही होगा क्योंकि सर हां 3 है ना। बट बाकी डिवाइड किया ना तुम लोगों ने, कितना ना 39। मोबाइल यूज कर सकते हो, अभी तो साथ में चल रहा है। तो फिलहाल ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया, किसका? वाटर का है, मतलब ए म्यू डब्ल्यू इसको लिखा जाएगा प्रॉपर। अभी क्वेश्चन में एक पार्ट और पूछ रहे हैं, ये यही है ना, ठीक। और क्योंकि वाटर का होता ही इतना है नॉर्मली, तो कैलकुलेशन उसी अकॉर्डिंग मैनेज होगी। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इफ द वाटर इज रिप्लेस्ड बाय अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.63। अब लिक्विड में रिप्लेस कर दिया गया, मतलब ए म्यू एल, ये कोई नया लिक्विड है, 1.63 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब ये कह रहे हैं कि निडल को वहीं पर देखने के लिए उसी पोजीशन पे माइक्रोस्कोप को कितना फोकस करना पड़ेगा, मतलब मूव कराना पड़ेगा। तो इसका मतलब अगर वाटर को रिप्लेस करके लिक्विड, तो फिर से अपेरेंट डेप्थ फाइंड आउट करें। वाटर में तो ये थी, रियल तो अब भी वही रहेगी। तो इसका मतलब हमें ये ए म्यू एल इक्वल्स टू हमें लिखना चाहिए, रियल तो एविटिव है, डी अपेरेंट हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी पहले। तो डी अपेरेंट इक्वल्स टू रियल कितनी है 12.5 डिवाइडेड बाय ए म्यू एल 1.63। इसको जरा डिवाइड कर लो, तो वाईफाई कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7.66, ठीक है, ये इन सेंटीमीटर आ गई। अब ये कह रहा माइक्रोस्कोप को कितना मूव कराना पड़ेगा। तो एक्चुअली जब वाटर था तो 9.4 थी अपेरेंट डेप्थ और अब ये 7.66 हो गई। तो माइक्रोस्कोप का मूवमेंट कितना होगा? मूवमेंट ऑफ माइक्रोस्कोप है 9.4 पहले वाली थी और 7.66 अब रह गई। कितना एडजस्ट करना पड़ेगा तुम्हें, तो सब्ट्रैक्ट कर लेते। कितना आ रहा है तुषार? ये 9.40 माइनस 7.66 1.74 सेंटीमीटर। माइक्रोस्कोप को इतना मूव कराना पड़ेगा। जल्दी से कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करो। 9.3 एनसीईआरटी है नहीं? तुम लोग यही ध्यान नहीं रखते हो चैप्टर कब फिनिश हुआ, कब चल रहा है। इसके साथ मिरर वाले क्वेश्चन कर लिए थे हमने उस समय। मिरर वाले हाँ नहीं कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब अपने आप ट्राई करो, बाई चांस कोई नहीं होता तो पूछ भी लो, लेकिन उनका कोई यूज पर्टिकुलर सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं। साथ सब में मिरर फॉर्मूला यूज हुआ। हाँ, तो पहले फोकस करेंगे अपना जो सिलेबस वाला पार्ट है, फिर जो रिलेटेड है पढ़ेंगे हम वो भी, मतलब छोड़ना उसको भी नहीं है, क्योंकि 12th ही थोड़ा ना करना है। इसलिए हो गया 0.5। A small bulb is placed at the bottom of a tank containing water up to a depth 80 सेंटीमीटर, मतलब जो डेप्थ ऑफ वाटर गिवन है वो कितनी है 80 सेंटीमीटर गिवन है। और टैंक ऑफ कंटेनिंग वाटर, व्हाट इज द एरिया ऑफ द सरफेस
a water through which the light from the bulb can emerge out. Refractive index of water is 1.33. Consider the bulb as to be point source. Refractive index of water मतलब A mu W is 1.33. ये नॉर्मली होता ही है। क्वेश्चन क्या है वो पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि किसी कंटेनर में वाटर फिल किया गया है अप टू अ हाइट 80 सेंटीमीटर और बल्ब को पॉइंट सोर्स अज्यूम करते हुए इसको बल्ब को बी से लिख लें। यहां पर एक पॉइंट है, यहां पर एक पॉइंट है जहां पर वाटर में इनसाइड बल्ब है। तो क्या करना है हमें? वाटर सरफेस ले लेते हैं कहीं से। ये बहुत ज्यादा इसलिए नहीं बना रहे हैं इनसाइड द वाटर, एक आध मॉलिक्यूल दिखा दो, डायग्राम डिस्टर्ब होगा, ठीक है। अब यहां से रेज जो भी जाएंगी ये इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में। वाटर हमें पता है ये वाटर है, यस सर। तो इसका मतलब ये डेंसर मीडियम है। देखा कहां पे जाएगा? रेयर मीडियम में पूरा। तो ये करें कितना एरिया ऑक्यूपाइड करेगा वाटर सरफेस की ये लाइट, तो वो कुछ इस तरीके से होगा। और जब इस तरीके से होगा इसका मतलब लाइट नॉर्मल से बेंट होके किस सिचुएशन में जा रही है? ऐसे। तभी तो ये एरिया होगा। अगर रेज ऊपर कहीं चली गई तो एरिया तो बहुत दूर तक जाएगा। तो ये कंडीशन ऑफ क्रिटिकल एंगल वाली पोजीशन में कंसीडर करनी पड़ेगी हमें। ये जो भी सर्कमफेरेंस इसकी बन रही है इसकी कोई रेडियस अज्यूम कर लेते हैं। लाइक ये जो हाइट है ये हमने डी सपोज कर रखी है 80 सेंटीमीटर है, डी 80 सेंटीमीटर। ये इसका सेंट्रल पॉइंट हो गया, ये अगर बी है इसको वो सपोज कर लेते हैं और इस पाथ की रेडियस आर। कितना एरिया ये सरफेस में ऑक्यूपाइड करेगी लाइट जो बाहर निकल रही है बल्ब से? तो अगर ये नॉर्मल में ड्रॉ किया, डेंसर से रेयर में अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और कितनी हो गई? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बिकम 90। तो ये कौन सा केस हो गया? क्रिटिकल एंगल वाली पोजीशन हो गई। तो क्रिटिकल एंगल में एक सिचुएशन होती है क्या? साइन सी अगर हम सपोज करते हैं इसको, या साइन आई सी, तो 1/μ ये रिलेशन में ट्राई किया था चैप्टर में, इसका यूज होना है क्वेश्चन में। अब देख लो ये जो जस्ट ये B2 O पॉइंट है ये D है। चाहिए हमें ये होगा कि हमें एरिया निकालना है कितने एरिया में ये लाइट रहेगी। तो एरिया ऑफ ऑन वाटर सरफेस ए, तो ये होना चाहिए पाई आर स्क्वायर। अगर आर सर्कमफेरेंस से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है तो पाई आर स्क्वायर ये निकालना है। तो इसके लिए हमें आर निकालनी पड़ेगी। तो आर तो ये है डायरेक्टली, ये नॉर्मल से जो एंगल डाला गया ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। और क्योंकि जो सिचुएशन दिखा रहा है आर इक्वल टू यहां 90 है, तो यही आई किसके इक्वल होगा? क्रिटिकल एंगल के। इफ द ऑब्जेक्टिव इन डेंसर मीडियम रे आर मूविंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू द रेयर मीडियम एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बिकम 90 in the rarer medium, then the angle of incidence is called the critical angle, or refractive index of that medium related with the critical angle such that sin c equals to 1/μ। ये हम पहले भी ड्राइव कर चुके हैं। पाई आर स्क्वायर ये हमें क्वेश्चन की जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग एरिया कैलकुलेट करना है। बल्ब यहाँ पर रखा हुआ है, इससे जो भी रेज आ रही है वो इस तरीके से क्रिटिकल एंगल की पोजीशन पर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है और ये इतना एरिया सर्कुलर कवर कर रहा है। मतलब इस वाटर के इस सरफेस में चमक है लाइट की, इसी को मैं निकालना है कितना एरिया ऑक्यूपाइड कर रहा है। तो पाई आर स्क्वायर निकालना है, तो इसके लिए बेसिकली हमें आर ही निकालना पड़ेगा। तो आर देख लेते हैं, ये एंगल सी है अगर तो ये एंगल भी सी होगा या नहीं? तो इस ट्राइंगल की बात करनी है, इसको कोई पॉइंट नेम देते हैं, जैसे ये बी है ये ओ है, इसको पी क्यू लिख देते हैं। चलो ठीक है, पी पॉइंट ये क्यू पॉइंट ये। तो हम इन ट्राइंगल BOQ, हाँ BOQ ले लेते हैं। इसमें tan c की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि tan सही निकलेगा ये, और तो हमें कुछ पता ही नहीं है क्योंकि हमें परपेंडिकुलर पता है और बेस पता है पूरा। तो परपेंडिकुलर है OQ और बेस है OB। R/D, OQ का मतलब है R और ये है D, तो मतलब R जो होगा वो D tan c हो जाएगा। ठीक है, अब sin c तो हमें इससे मिल जाएगा क्योंकि म्यू हमें गिवन है उठेगा, लेकिन tan कैसे मिलेगा? tan के लिए हमें कोसाइन भी चाहिए होगा, साइन तो हमें पता ही है। तो यहां से cos c को हम फाइंड आउट करें तो ये लिखना पड़ेगा हमें 1 माइनस साइन स्क्वायर c, है ना? cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो cos थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होगा ना? अब हो सकता नहीं है, ये है याद नहीं cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1
सो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा फाइंड आउट कर रहे हैं तो अंडर रूट 1 माइनस साइन। अब साइन सी की वैल्यू क्या है 1 अपॉन म्यू। यहाँ इसको सॉल्व करें तो 1 माइनस 1 अपॉन म्यू स्क्वायर। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। म्यू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन म्यू स्क्वायर, तो ये हम लिख पाएंगे 1 अपॉन म्यू अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पर tan की वैल्यू चाहिए, tan c की। tan c का मतलब sin c अपॉन cos c। sin c 1 अपॉन म्यू ऑलरेडी है और ये है 1 अपॉन म्यू अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1। ये 1 अपॉन म्यू कैंसिल हो गया। tan c का मतलब म्यू स्क्वायर माइनस 1। ये वैल्यू tan c की आ गई। तो यहाँ से ये जो वैल्यू हमें चाहिए थी इसमें r की d tan c, चाहे तो इसको कोई क्वेश्चन सपोज कर लें या फिर यहाँ नोटिस किया है इसको 1 लिख लिया तो फ्रॉम 1 1.33 का स्क्वायर फ्रॉम 1 यूज कर लेते हैं। तो ये वैल्यू tan r इक्वल्स टू d अपॉन अंडर रूट 1 माइनस म्यू स्क्वायर। ये r की वैल्यू हो गई। चाहिए क्या हमें पाई r स्क्वायर ही तो चाहिए। ध्यान रखो एरिया इक्वल्स टू पाई का मतलब 3.14, r स्क्वायर का मतलब d कितनी है 80, 10 टू द पावर माइनस 2 कर लें इसको, स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस 1.33 का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर। ये नीचे वाला स्क्वायर रूट कट जाएगा। हाँ, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। नीचे जब स्क्वायर आएगा सर तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा तुम लोगों को। करे सर जरा करो इसको सॉल्व फटाफट। भाई हालांकि जान ले लीजिए। अरे वो रट्टा मान लेंगे। कोई बात नहीं, डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। आज इतना जान लगा था सर। हाँ आज कर नड्डा जी आया वो पूरे रास्ते बंद थे सर। अब आज क्रिकेट होना नहीं जा सकते। गांधी भवन में 20096 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 तो इनोमिनेटर है। 20096 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। अगर इसको सॉल्व 96 और 1.33 1.33 into 1.33 ये हो गया 3 3 9 9 3 9 9 3 ठीक है 133 9 18 1 10 1 1.77 यूज कर सकते हैं। 137389 में से एक हटा दो ये हो गया। ग्रुप पे भेजा था भाई। इसमें 3 2 2 तुमसे ज्यादा क्या हुआ मैंने 12.7389 नीचे का क्या आ रहा है नीचे का डिनोमिनेटर 1.33 इंटू 1.77 होगा ये तो 1.77 0.77 आ जाएगा ये। और 0.87। एक मिनट ये यहाँ पर ये रिवर्स हो गया म्यू स्क्वायर माइनस 1 माइनस ही किया हाँ, तो ये 0.87 स्क्वायर रूट आ रहा है इसका सॉल्व करने पे 0.87। इसको बस डिवाइड कर लो जो भी है वही आ जाएगा। फोटोज भेज दे ग्रुप पे। करते हैं डिवाइड इसको 20096 छापे हाँ बिल्कुल 0.87 ऐसे घर पे कभी ट्राई तो 23098 23098 इसके बाद पॉइंट है इंटू 10 पावर माइनस 4 ऑलरेडी है 1 2 3 4 2.3 जीरो तक इसको यूज कर सकते हैं और ये इन मीटर स्क्वायर फाइंड आउट किया है हमने 2.7 9.7 हाँ सॉरी 9 अभी आंसर आया। लिखा था मैंने 2. चलो अभी Double convex lens are to be manufactured डबल कॉन्वेक्स लेंस are to be manufactured from a glass of refractive index 1.55 with both faces of the same radius of curvature. What is the radius of curvature required if the focal length is to be 20 centimeter? बहुत सिंपल बहुत सिंपल है बहुत ए म्यू जी गिवन है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एब्सोल्यूट r1 r2 सेम है कह रहे हैं। इसी r को हमें कैलकुलेट करना है। अगर लेंस की फोकल हाँ फिर फॉर्मूला लगेगा इफ फोकल लेंथ 20 गिवन है और कॉन्वेक्स है तो फॉर्मूला में ऑलरेडी पता है 1 अपॉन f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। एक चीज और ध्यान रखनी है ये प्लस होगा डबली कॉन्वेक्स लेंस है
इसी में मिस्टेक मत करना तुम लोग, क्योंकि ड्राइव करके हम लाते हैं 1/r1 माइनस 1/r2, और बाई कॉन्वेक्स के लिए यूज होता है ये प्लस में, क्योंकि फर्स्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव और सेकंड रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव, ये ध्यान रखना है तुम लोग। तो यहाँ जैसे हम यूज करेंगे तो 1.55 माइनस 1 अपॉन, ये दोनों सेम है तो 2/r लिख सकते हैं इसको, और ये 1/20 है हमारे पास, तो 0.55 ये है हमारे पास में। r कैलकुलेट करना है 0.55 मल्टीप्लाई बाई 20 into 2 by इंटू 2, r तो क्रॉस कर ही दिया है, इंटू 2, सीधे 40 से मल्टीप्लाई करना है इसको। कर ही देगा सर, 0.55 into 40 22 सेंटीमीटर, ये इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगी। 22 यही आंसर होना चाहिए सर, चलिए यही आ रही है नेक्स्ट फोटो। हमें कहता बाई कॉन्वेक्स लेंस जब यूज करेंगे तो दो टॉपिक करवाए थे तुम लोगों को, एक डिपेंडेंस ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एक करवाया था ऑन द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ देखो, एक मिनट देख लो, कोई कंफ्यूजन ना रहे क्वेश्चन के बाद। ये बाई कॉन्वेक्स है तो ये फर्स्ट वाला सरफेस है, इसका सेंटर किधर होगा, इधर, और ये सेकंड वाला इसका सेंटर किधर होगा, इधर। तो इसका मतलब जो r1 है वो तो उधर की तरफ होगी पॉजिटिव, और r2 नेगेटिव। तो r2 जब माइनस प्लेस करेंगे फॉर्मूले में तो माइनस माइनस प्लस, तो बाई कॉन्वेक्स के लिए प्लस यूज करोगे। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन हो गया होगा, अब अगला करोगे। यस सर, हो गया। 9.8 वेदांत तुम्हें रीड कर दो फिर। A beam of light converges at a point P. Now a lens is placed in the path of convergent beam 12 centimeter from P. At what point does the beam converge if the lens is a convex lens of focal length 20 centimeter, B है a concave lens of focal length 16 centimeter. एक पहला वाला convex है, दूसरा वाला concave है। वही क्वेश्चन समझ लो पहले। कोई कन्वर्जिंग बीम है, कन्वर्जिंग बीम का मतलब ऐसे देख सकते हो, ये किसी पॉइंट पर जाकर फोकस हो रही है, पॉइंट दे रखा है पी। अभी कह रहे हैं इसके पाथ में 12 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे एक लेंस रख दिया कॉन्वेक्स, दो कंडीशन में, एक ए पोजीशन में कॉन्वेक्स रखा है और बी पोजीशन में कॉन्केव। तो पहले हम कॉन्वेक्स रखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ पर एक कॉन्वेक्स लेंस रख दिया तो कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, रेस को और कन्वर्ज कर देगा। ये तो ऑलरेडी इतनी कन्वर्ज थी, तो जैसे ये इसका कॉमन प्रिंसिपल एक्शन है ये, तो इन रेस को थोड़ा सा और पहले फोकस कर देगा, क्योंकि इसका काम ही यही है। न्यू पोजीशन इसकी हो जाएगी पी डैश। अब बहुत सारे क्वेश्चन में टॉपिक में हमने डिस्कस किया है कि इस लेंस के फ्रंट में पॉइंट पी है, इट एक्ट्स एज द वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर दिस। ये इसके लिए ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमने कितनी लिखी, +12। नॉर्मली तो यू हम नेगेटिव लेते हैं जब वो लेफ्ट साइड में होती है, ये तो राइट साइड में है पॉइंट, तो यू को क्या लिखेंगे, पॉजिटिव। फर्स्ट वाला जो है कॉन्वेक्स लेंथ है 20 सेंटीमीटर ऑफ फोकल लेंथ का है। ये कहना चाह रहे हैं कि कहां पर होगा, मतलब ये बी निकालना है हमें। तो एक्चुअल में यू तो है ये और बी है ये, जहां पर ये इसका इमेज बना है एज ए पी डैश। तो फॉर्मूला फिर हमें यूज करना है फ्रॉम 1/f इक्वल्स टू 1/b माइनस 1/u, ये फॉर्मूला। यहां से हमें बी निकालना है, तो बी के लिए पहले फॉर्मूला बना लेते हैं, b/1/u प्लस 1/f, मतलब uf/u प्लस f एंड b इक्वल्स टू uf/u प्लस f। या फिर वैल्यू पुट कर देंगे, 12 है, ये 20 है, और ये फिर 12 है, और प्लस ये 20 है, 240 हो गया, 32 ये हो गया, नीचे 16 ऊपर 120 और 16 60/8 7.5। तो ये 1/b है, सॉरी b की वैल्यू है, v इक्वल्स टू आ गया 7.5 सेंटीमीटर, और पॉजिटिव ही आया है तो मतलब उसी साइड में बना होगा। इमेज एंड ऑब्जेक्ट स्पेस एक ही है। अभी एक सिचुएशन इसकी और बाकी है बी में। सिद्धांत कुछ प्रॉब्लम है इसमें? बी में क्या करें, कॉन्वेक्स लेंस, तो फॉर कॉनकेव लेंस प्लस हो जाएगा बस फॉर्मूला में। हाँ, इस डायग्राम को फिर हम चेंज कर सकते हैं कॉनकेव के लिए, जब सब लेफ्ट साइड आ जाएगा, फोकल लेंथ भी लेफ्ट साइड आ फिर से जाएगी। बना लेंगे। ये सरफेस ले लेते हैं पॉइंट पी कॉनकेव। अब यहाँ पर हमें रखना है कॉनकेव लेंस, उतनी डिस्टेंस वही है,
ये क्या करेगा, ये रेस को कन्वर्ज की वजह डाइवर्ज करेगा, तो डाइवर्ज का मतलब ये आगे ले जाएगा। ये पोजीशन P डैश न्यू पोजीशन ये ले लेगा, तो U अब भी पॉजिटिव ही है और B डैश B है, ये भी पॉजिटिव ही रहेगा। फोकल लेंथ नेगेटिव। हाँ, अब फोकल लेंथ नेगेटिव है तो पहले फॉर्मूला ही फॉर्म कर लेते हैं। फॉर्मूला वही रहेगा, 1/f। B निकालना है तो B का फॉर्मूला वही यूज करना है, UF अपॉन U प्लस F। U यहाँ पर +12 है, F यहाँ पर -16 है अपॉन 12 -16, ठीक है। और 12 16 ये भी 240 है शायद, 12 एक 7 और एक 12 2 9 192 192 हो गया माइनस का, Four। और ये माइनस का ही 4 हो गया। 6 नहीं हाँ नहीं 48 और 3 32 7 ये 48 सेंटीमीटर हो गया। तो चेक भी कर लेना। 48 ही आ रहा है। तो फर्स्ट कॉन्वेक्स की कंडीशन में 7.5 सेंटीमीटर में बनेगा और कॉन्केव की कंडीशन में 48 सेंटीमीटर राइट साइड ऑफ द लेंस। देखते हैं कौन सा है।